17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब के रियाद में एक बैठक होती है जिसमें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की बैठक होती है, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को भी बुलाया गया है। और इसमें जो समझौता होता है वो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाता है जब सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करता है। और ऐसी डिफेंस एग्रीमेंट होना कोई आश्चर्य में नहीं डालता है, क्योंकि दुनिया में अन्य देशों के साथ भी ऐसे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन उसका एक क्लॉज, एक नियम ये कहता है कि अब से हम सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी करेंगे। अगर सऊदी अरब पे कोई तीसरा देश हमला करेगा तो इसको पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। अगर पाकिस्तान पे कोई तीसरा देश हमला करेगा तो इसको सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, और दोनों देश संयुक्त रूप से इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ये जो बात थी, ये जो तनाव था, ये भारत में अधिक चर्चा का विषय बना। उसकी वजह है कि अभी अभी भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव की स्थिति थी, हम ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बैकफुट पे थी। अभी तक हम इसको प्रचारित करते थे कि पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति सबसे बढ़िया चल रही है, जहां की हम एक ग्लोबल एक कंट्री के रूप में उभर रहे हैं। दुनिया के देशों में भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है, भारत के डोमिनेंस की इज्जत बढ़ गई है। 2047 तक अब हम विकसित देश हो जाएंगे। हमारी जो पूरी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की कैंपेन चल रही है, अब दुनिया के देश हमसे हथियार खरीद रहे हैं। अब हम वेस्टर्न कंट्रीज के विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रहे थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में। और इसी बीच में ऑपरेशन सिंदूर होता है और पूरी कहानी बदलती दिखाई देती है। और उसके बाद से जब भी प्रेस ब्रीफिंग की गई है या ट्विटर पे जब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने अपडेट किया है, तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट के ऊपर उनका जवाब एक रटा रटाया होता है कि हम मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं, हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं, और जो भी प्रतिक्रिया होगी हम इस पे बाद में बताएंगे। तो इसको लेके ये कहा गया कि भाई, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के पहले अलग थलग खड़ा था, वही शहबाज शरीफ बार बार स्टेटमेंट दे रहा था कि हम किसी देश में जाते हैं तो हमको लोग समझते हैं कि हम पैसा उधार लेने आए हैं। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक कर्ज के जाल में फंसी हुई है, भयंकर बेरोजगारी, भयंकर गरीबी की स्थिति है। यहां तक कि जो वहां पे प्रधानमंत्री हैं अपने कार्यकाल तक पूरे नहीं कर पाते हैं पूरे, तो राजनीतिक अस्थिरता, वहां मिलिट्री भी बहुत अलोकप्रिय थी, उसकी फॉरेन पॉलिसी एकदम से डिमाइज हो रही थी। वहां पे चरमपंथी संगठन सक्रिय हो रहे थे। जो पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था ऑपरेशन सिंदूर के पहले, ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका के साथ उसके संबंध बेहतर बनने लगे, चीन के साथ तो संबंध और प्रगाढ़ हो गए। पहली बार चीन ने खुल के ऑपरेशन सिंदूर में कह दिया कि हम पाकिस्तान की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं, हालांकि हम इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। और हद तो तब हो गई जब तुर्की और अजरबैजान भी खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ खुल के। वहीं भारत के साथ किसी भी देश ने खुल के समर्थन नहीं किया। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, और नहीं पाकिस्तान की निंदा तक की गई। और करेला नीम चढ़ा ये कि अब सऊदी अरब के साथ ये जो सामूहिक रक्षा का एक समझौता हुआ है, ये भारत के लिए कितना तनावपूर्ण है, इसके पीछे कौन से लोग काम कर रहे हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का शातिर दिमाग है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे चीन का दिमाग है, कुछ का यह मानना है कि जो मिडिल ईस्ट है और दक्षिण एशिया है, इसकी परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं विश्व राजनीति में, और इसलिए सऊदी अरब ने अमेरिका के ऊपर अपनी रक्षा निर्भरता को कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ यह डील की है। और कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि 57 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास नाभिकीय हथियार हैं। हालांकि खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक काम तो किया कि चाहे जैसे हो, एक रोटी कम खाई, लेकिन भारत के चक्कर में उन्होंने अपना रक्षा क्षेत्र का अधिक विकास कर लिया, और यही उसको एडवांटेज मिल रही है। तो आखिर हमारी इस दौर में विदेश नीति क्यों संकटग्रस्त दिखाई दे रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं? जो युद्ध हुआ उसमें हम फ्रंट फुट पे थे, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान की नैरेटिव इतनी अधिक क्यों स्वीकृत की गई? सोशल मीडिया में उनके क्लेम
और उनके दावों को क्यों एक्सेप्ट किया गया। तो इन सब मामलों की पड़ताल करेंगे इस सेशन में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। तो चलिए बात करते हैं। पहली चीज तो यह है कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी बहुत बार विश्व राजनीति में हमने ऐसे एग्रीमेंट देखे हैं। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद यूएसएसआर जो उसी से टूट के रूस बना, तो जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। वो खत्म हुआ 1991 में यूएसएसआर के विखंडन से। उसी से यूक्रेन निकला, 15 टुकड़ों में बट गया यूएसएसआर, उसी से रशिया निकला। अब रशिया उन्हीं क्षेत्रों को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन पे हमले कर रहा है, और यूक्रेन चाह रहा है कि वो यूरोप में ही बना रहे और वो वापस रूस की ओर नहीं जाना चाहता है। इसी की लड़ाई अभी तक चल रही है पिछले 3 साल से एग्रेसिव तरीके से। तो अब जो ये डिफेंस डील हुई, तो यहां पे आपको क्लियरली ये दिखाई देगा कि यहां पे पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वहां किस तरीके से डोमिनेंट है। वहां डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, ये एक पपेट है। एक तरीके से देखा जाए तो शहबाज शरीफ एक कठपुतली है और पूरा प्रशासन तो असीम मनीर ही चला रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्थितियां बदली। अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को अपना डिफेंस पार्टनर बनाने के लिए मजबूर हो गई। अभी तक तो वो यूएस के ऊपर निर्भर थे और यूएसए ने दुनिया के बहुत सारे देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की गारंटी दे रखी है। उनके लिए कमाई का यह भी जरिया है। यूएस हर साल $800 बिलियन अपने डिफेंस बजट के ऊपर खर्च करता है। हालांकि उसकी कमाई डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो सिक्योरिटी देके ज्यादा नहीं हो पाती है। $300 बिलियन ही कमा पाता है। $1 बिलियन में अगर भारतीय करेंसी में समझें तो लगभग मान के चलिए 8,500 करोड़ रुपए। तो अगर देखा जाए तो इस स्थिति में यूएस बहुत कमाई करता है। 52 देशों को तो यूएस से सीधे सीधे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कई सारे देशों के साथ उन्होंने एग्रीमेंट भी कर रखा है बहुत पहले का। और उसी में सऊदी अरेबिया भी आता है। पूरे गल्फ क्षेत्र को, चाहे वो बहरीन हो, ओमान हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन देशों को, कुवैत हो, इन देशों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस इन्फ्लुएंस करता है। और टोटल इनडायरेक्टली को भी जोड़ दें तो 69 कंट्रीज को यूएस क्या करता है, सुरक्षा देने की पूरी प्रक्रिया का पालन करता है। और एक तरीके से इससे वो $1 ट्रिलियन तक की कमाई करता है। खैर, तो ऐसा क्या हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि जो पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसा हुआ था, खुद सऊदी अरब के जो ये मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं, जब इमरान खान के समय पहुंचे थे पाकिस्तान तो खुद बेचारा इमरान खान ड्राइव करके, ड्राइवर बन के बैठा के ले गया था अपने ऑफिशियल रेजिडेंस तक। तो ये स्थिति थी पाकिस्तान की। यहां तक कि इमरान खान मिलने जाता था कोई पूछता नहीं था। शहबाज शरीफ भी ऑपरेशन सिंदूर के पहले इसकी हालत बहुत खराब थी, जगह जगह गिड़गिड़ाता फिर रहा था। यहां तक कि इससे लोग मिलने से इनकार कर देते थे। और मिलिट्री तो पाकिस्तान में जबरदस्त असंतोष था। हालांकि असीम मुनीर को इमरान खान ने ही बनाया था, लेकिन वहां पे बिट्रेयल का इतिहास रहा है। जितने भी मिलिट्री के जनरल्स हैं वो एक तरीके से धोखा करके ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर अपना कब्जा बना लेते हैं। वहां के संविधान की खासियत है। तो ऐसा क्या घट गया? इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक एडवांटेज दे दिया। उसके पीछे कारण यह नहीं है कि हम युद्ध में बैकफुट पे थे। उसके पीछे कारण यह है कि जब 22 अप्रैल को घटना घटी तो कहीं ना कहीं हमने उसकी जो नैरेटिव वॉर थी, देखिए युद्ध खाली युद्ध भूमि में नहीं लड़ा जाता है। युद्ध के लिए एक नैरेटिव भी होती है। युद्ध के लिए आपको पहले से हम ये मान बैठे थे कि चीन आज तक खुल के पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता है तो इस बार भी नहीं करेगा। और जैसे हम पूरी दुनिया में इसके पहले भी उरी हो या इस तरीके की जो घटनाएं हुई थी, वो पुलवामा की घटना थी, उन सब घटनाओं में या जो भी आतंकी घटना यूपीए के समय भी होती रही है, तो हम एक काम तो करते थे कि पाकिस्तान को अलग थलग कर देते थे और अंतर्राष्ट्रीय निंदा करवा देते थे। तो कम से कम पाकिस्तान की थोड़ी बेइज्जती तो हो जाती थी। इस बार क्या हुआ कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोचा कि इस बार भी जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं तो उस समय कोई देश खुल के आया नहीं और मामला रफा दफा हो गया और एक तरीके से पाकिस्तान को हमने दोषी सिद्ध कर दिया।
लेकिन इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान को हमने अपेक्षा की थी कि भाई इसके यहाँ हाफिज सईद है, मौलाना मसूद अजहर है, इस तरीके के लोग हैं, तो कम से कम जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां फलते फूलते हैं, तो कम से कम इस बार भी हम पाकिस्तान की निंदा करा देंगे। और जैसे ही हमने कार्रवाई करी उसके बाद से स्थितियां बदल गई। पाकिस्तान की बिल्कुल इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत के साथ मुकाबला करे। तो इसका मतलब यह है कि मुकाबला कौन कर रहा था? चीन कर रहा था, टर्की कर रहा था और अजरबैजान कर रहा था। ये तो खुले में कुछ लोग थे। और पीछे से कौन होगा? क्या आपको लग रहा है कि सऊदी अरेबिया भी खड़ा था यहां पे? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर ट्रेड के मामले में देखें तो इन देशों के साथ तो ट्रेड बहुत ज्यादा है, अभी हम उसकी बात करेंगे। हमने फ्रांस के साथ ये रफेल खरीदी थी। अब जब रफेल खरीद ली फ्रांस के साथ, ये लाखों करोड़ की डील थी, 70-80 हजार करोड़ की डील थी, 36 रफेल्स की डील हुई फ्रांस के साथ। तो हमने कहा कि एडवांस सिस्टम है, तो फ्रांस भी बिल्कुल न्यूट्रल रहा। जिन देशों के साथ हमारे रक्षा सहयोग इस लेवल के हैं, अमेरिका को नाराज किया हमने, रूस को भी नाराज किया, और उसके बावजूद फ्रांस के साथ भी हमारी कुछ खास बात बनी नहीं। हालांकि हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इमैनुअल मैक्रॉन के साथ बड़ा फ्रेंडली रहते हैं और जोर जोर से हंसने की वीडियो भी रिलीज हुई है, गले लगाने की भी वीडियो रिलीज हुई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका क्या मतलब हो सकता है कि अगर हम एक जगह गए, फ्रंट पे हमने फोटो खिंचवा लिया या गले लगा लिया या खूब हंस हंस के बात कर ली, तो क्या इसका कोई रियल में वैल्यू है? क्या इसकी फॉरेन पॉलिसी में कोई वैल्यू होती है या खाली सांकेतिक महत्व है इसका देश की राजनीति में एक तरीके से एडवांटेज लेने के लिए? तो यहां तो फ्रांस एकदम न्यूट्रल हो गया। और रफेल कितना एक जो बोलते हैं एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी इसके ऊपर सवालिया निशान है, क्योंकि हमने इसके पहले रूस से भी सुखोई लिया था, तो वो भी उसमें भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी। और अभी रफेल में भी अभी ये कितना टेस्टेड है ये बाद में पता लगेगा। लेकिन पाकिस्तानी पक्ष ने यह दावा किया कि हमने 3 रफेल तो कंफर्म मार गिराए हैं और बाकी अन्य विमान करके हमने 6 विमान मार गिराए हैं। अब इसका नंबर तो नहीं पता है कि कितने विमान गिरे हैं, लेकिन हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्लूमबर्ग टीवी को जब उन्होंने साक्षात्कार दिया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि बिल्कुल हमारे विमान गिरे हैं, लेकिन हम संख्या नहीं बता सकते। तो अब एक सवाल है, उस पर भी हम आते हैं कि मिलिट्री के इन स्टेटमेंट्स को पब्लिक में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्या उससे नैरेटिव बदलने में पाकिस्तान को सहायता मिली या चीन को? पहले हम बात करते हैं कि जब पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को, और ये नृशंस हत्याकांड था, जघन्य एक तरीके से विश्व के इतिहास में, ये कुछ हमास स्टाइल का हमला था जिसमें कि आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। सबसे पहले इसको एलटीटी ने श्रीलंका के शुरू किया था। तो उस समय एक बड़ा क्लोज मीटिंग हो रही थी और सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत जबरदस्त संबंध हैं और $42 बिलियन का ट्रेड है और लगभग ये कांस्टेंट बना हुआ है अगर आप 5 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो। और इसमें सऊदी अरब को ही फायदा है, लगभग $30 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है सऊदी अरब के संदर्भ में अगर देखें तो सऊदी अरब को। हालांकि हमने भी 5 साल में ट्रेड में एक्सपोर्ट बढ़ाया है। पहले $5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते थे, उसको बढ़ा के हमने 11 बिलियन तक पहुंचा दिया है। खैर, अब जब प्रधानमंत्री जी गए यहां सऊदी अरब में, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण बैठक मानी गई, क्योंकि भारत की पॉलिसी है कि हम किसी के साथ गुटबंदी नहीं करेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है इसको। तो ठीक ही था, हम यहां पे गए और बड़ा भव्य स्वागत हुआ। सऊदी अरब ने F-16 विमानों को भेज दिया और वो एक तरीके से आसमान में जब प्रधानमंत्री जी का एयर इंडिया 1 जा रहा था तो चारों ओर से उसको एक ऑनर दे रहे थे और उसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया और बाकायदे इसको लेके काफी शोर शराबा मचा कि भारत की बढ़ती ये स्थिति का संकेत है। और बात भी सही है भाई, हम चौथी इकोनॉमी हैं दुनिया में। अगर आप मिलिट्री की रैंकिंग देखेंगे तो उसमें हम चौथी पोजीशन में है। तो एक ताकतवर देश है भारत, आबादी में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग है, तो ये इज्जत मिली। अब इसी बीच में जैसे ही सूचना लगी कि पहलगाम हमला हुआ, तो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी निंदा कर दी, हालांकि पाकिस्तान की निंदा नहीं की।
और वहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं। इसको लेके भी आलोचना हुई कि वो पहलगाम क्यों नहीं गए, वो बिहार इलेक्शन में क्यों चले गए, ये अलग राजनीतिक मसला था। लेकिन उस समय तो सऊदी अरेबिया ने भारत के पक्ष में कुछ जानकारी दे दी और हमने इसको खूब प्रचारित किया। और एक तरीके से इसके पहलगाम हमले के पहले आप देखिए कि ये जो शहबाज शरीफ है बार बार कह रहा है कि हम जो है एक बेगिंग नेशन के रूप में बदलते जा रहे हैं, धनी देशों के साथ हम लगातार उनके ऊपर निर्भर हैं और लोग समझते हैं कि हम कटोरा लेके पहुंच जा रहे हैं। ये स्थिति और बात भी सही है। इनके यहां भयंकर क्राइसिस थी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, क्योंकि वहां भी आतंकी कार्रवाइयां हो रही हैं भयंकर तरीके की। तो शहबाज शरीफ अपनी अलग मुश्किलों में फंसा हुआ था, यहां तक कि वो मोदी जी से बड़ा कहता था कि हम बातचीत के लिए चाहते हैं कि बातचीत हो और हमारी स्थिति ठीक बने, ट्रेड नॉर्मलाइज हो, जिससे कि पाकिस्तान की स्थिति ठीक हो। अब शहबाज शरीफ को कहा गया कि अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब जो मोदी जी की स्थिति ये थी कि उनको F-16 फाइटर विमान एक ऑनर कर रहे थे। जब ये डील हुई सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, तो जब शहबाज शरीफ गया तो बहुत दिनों बाद पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली कि इसको भी F-16 विमानों ने उसी तरीके का ऑनर दिया जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को मिला, जैसे कि मोदी जी को मिला और जैसे कि शहबाज शरीफ को मिल गया। आप बताइए, एक ऐसा राष्ट्र जो अभी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले कि हम एक भिखारी राष्ट्र के रूप में हो गए हैं, हमको लोग समझते हैं कि हम पैसा मांगने आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी बेइज्जती हो रही है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और अचानक से उस कंट्री की इतनी अहमियत कैसे बढ़ गई, कई देश उसके साथ खुले में आ गए। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर ने इस डायनामिक्स को चेंज किया और यहां तक कि युद्ध में हमारी सेनाओं के जबरदस्त पराक्रम की वजह से हमने पाकिस्तान के 11 मिलिट्री बेस उड़ा दिए, बकायदे उसका सैटेलाइट इमेज जारी किया। पाकिस्तान के दावों में कोई दम नहीं है, ना राफेल के उन्होंने इमेज जारी किए, न ही कोई मिलिट्री बेस का किया। यहां तक कि वीडियो गेम की इमेजेस चला रही थी वहां की मिलिट्री। इससे अंदाजा लगाइए कि क्या दुर्गति है इनकी, पाकिस्तानियों की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डायनामिक्स चेंज हुआ और कहीं ना कहीं जो उनका, देखिए जैसे युद्ध में कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, तो पाकिस्तान और चीन खास करके, जैसे उन्होंने हमारे मिलिट्री के उच्च अधिकारियों ने कहा कि चीन एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा था और वो लाइव डेटा शेयर कर रहा था। यहां तक कि जो सोशल मीडिया वॉर थी उसमें चीन ने ही सारी सहूलियत पाकिस्तान को उपलब्ध कराई और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एक तरीके से बढ़त को खराब करने का काम नैरेटिव के माध्यम से किया गया। पूरा युद्ध की चर्चा इसके ऊपर केंद्रित कर दी गई कि राफेल गिरा कि नहीं। अब मान लीजिए कि अगर कोई मैच हो रहा है, कोई भी मैच है, फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है, तो वहां यह देखा जाएगा कितने गोल हुए, कि यह देखा जाएगा कि मैच किसने जीता या कितने खिलाड़ी इंजर्ड हुए। मैच जीतने की बात होती है, लेकिन यहां पे पूरी नैरेटिव चेंज कर दी गई। पाकिस्तान को भयंकर नुकसान हुआ। हमने 7 मई को ही, हालांकि हो सकता है 1-2 प्लेन गिरे हों, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी उनके कई सारे प्लेन, चाहे वो JF-17 हो, चाहे उनके P-15 मिसाइल हो चाइनीज, हमने उनको इनइफेक्टिव बनाया। लेकिन हम उस नैरेटिव वॉर में पिछड़ गए और एक कोऑर्डिनेशन की कमी भी दिखी। जहां तक मुझे लगता है, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैसे सरकार और मिलिट्री के उच्चाधिकारियों में कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जैसे पाकिस्तान में देखिए, जैसे अहमद शरीफ चौधरी वहां का एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव था मिलिट्री का, और वही व्यक्ति केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा था। यहां तक कि कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे यहां एक स्थिति हो गई, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जब सरकार एक पॉलिसी बनाती है और हो सकता है कि हमें कुछ नुकसान हुआ हो, लेकिन अगर युद्ध होंगे तो सीडीएस साहब का यह कहना बिल्कुल सही है कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट। बात तो सही है कि युद्ध में नुकसान होते हैं, लेकिन इसको स्वीकार कब करना चाहिए, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह भी एक मैटर करता है नैरेटिव को गढ़ने में। अब ये पाकिस्तान का जो अहमद शरीफ चौधरी है, खुल के भारत को, ये लोग हमेशा बैकफुट में थे क्योंकि इनकी 3-4 देशों के साथ भारत लड़ रहा था। सोचिए कि सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद भारत सक्सेसफुली पाकिस्तान को बैकफुट पे करने में सफल रहा। यहां तक कि 3-4 देश लगे हुए थे, खुद मिलिट्री के अधिकारियों ने हमारे स्वीकार किया। लेकिन जो मीडिया ब्रीफिंग थी उसमें यह अहमद शरीफ चौधरी
ऐसे अंदाज में बात कर रहा था कि हम भारत को उसी की भाषा में जवाब देंगे, भारत को पीछे हटना होगा, जबकि इसको अंदर से पता था, क्योंकि यही व्यक्ति बार बार सामने से मीडिया को ब्रीफ कर रहा था। अब भारत में क्या स्थिति हो रही थी? भारत में स्थिति हो रही थी कि जब अब जैसे विक्रम मिश्री हैं या हमारे जो विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं या कुरैशी जी हैं, तो ये जो लोग आ रहे थे, तो यहां तक तो स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट था, क्योंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। और हमारी जो पॉलिसी है, हमें एग्रेसिव नहीं बनना था, हमें अनपढ़ नहीं दिखना था। हमारे मिलिट्री के अधिकारी बेस्ट ट्रेंड ऑफिशियल हैं, बहुत कर्टसी रखते हैं और एक तरीके से जैसे बातचीत करना चाहिए, हम पाकिस्तान के लेवल पे तो नहीं उतर सकते हैं। तो इन्होंने बड़ा सही तरीके से इसको रखा। हालांकि इनको भी काफी ट्रॉल किया गया, सोफिया कुरैशी को बाद में मुस्लिम होने के लिए ट्रॉल किया गया, विक्रम मिश्री की बेटी के ऊपर ट्रॉल किया गया, अटैक किया गया कि जब सीज फायर की घोषणा हुई। जबकि इन लोगों का क्या रोल है? जो सरकार निर्णय लेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने 35 बार कह दिया कि भाई हमने युद्ध रुकवाया, तो सीज फायर की घोषणा सरकार करती है, युद्ध की घोषणा भी सरकार करती है, क्योंकि भारत उसी डेमोक्रेटिक ढांचे में है जहां की मिलिट्री, सेना, सब लोग सरकार के अंडर में काम करते हैं, स्वतंत्र नहीं हो सकते। और ये बात सही भी है। हालांकि सरकार कह रही थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी खुली छूट दे रखी है सेनाओं को, लेकिन उसमें भी मिलिट्री के अधिकारियों ने कहा कि हमने कुछ विमान खोए। इसका मतलब यह था कि सरकार ने हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि आप उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला नहीं करेंगे, नहीं तो हम जवाबी कार्रवाई में उनके ऊपर भयंकर नुकसान और इन्फ्लिक्ट कर सकते थे। अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी कहां पे हुई, जो नैरेटिव गढ़ने की बात मैं कर रहा हूं। और पाकिस्तान, ये जानना क्यों जरूरी है कि पाकिस्तान जो अभी तक रो रहा था, इतना परेशान था, अचानक से उसको यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष क्यों बना दिया गया? असीम मुनीर को क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इनवाइट कर दिया अमेरिका में स्टेट डिनर के लिए? पहली बार हुआ कि जब किसी भी पोस्ट पे ना रहते हुए किसी मिलिट्री जनरल को बुलाया गया अमेरिका के द्वारा स्टेट डिनर के लिए, और दोबारा से भी वो अमेरिका में जाता है। अमेरिका की धरती पे पहली बार ऐसा हुआ कि वहां से वो भारत को धमकी देता है डोनाल्ड ट्रंप की शह पे कि अगर भारत हिमाकत करेगा तो हम फिर से हमला करेंगे। एक ऐसा देश जो कि फील्ड मार्शल की जगह उसको फील्ड मार्शल कह रहे हैं लोग, और उसके लिए बड़ा फायदा हो गया, वो चिरकाल के लिए वहां पे अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाने में सफल रहा। जो इमरान खान के लोग विरोध कर रहे थे या वहां जो लोकतंत्र की डिमांड चल रही थी, वो सब ठंडे बस्ते में चला गया, मिलिट्री डोमिनेंट हो गई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब देखिए कहां से गड़बड़ी शुरू हुई। अब हमारी सरकार और मिलिट्री के बीच में कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप तो लग ही रहा है। जब सीडीएस अनिल चौहान ब्लूमबर्ग टीवी में जाते हैं, और ब्लूमबर्ग बदनामी इसलिए है भारत को थोड़ा निगेटिव शेड में दिखाने के लिए, तो ब्लूमबर्ग टीवी के इंटरव्यू में वो जब ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे जो है जेट्स डाउन हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो डाउन हुए हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों हुए हैं। हो सकता है कि एक दो जेट डाउन हुए हों, लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को या मिलिट्री के ऑफिशियल्स को इसमें कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए था कि भाई अगर नुकसान हुआ है तो उसको इंटरनेशनल मीडिया में जाकर स्वीकार करने की क्या जरूरत है। जब कोई साक्ष्य नहीं है तो उसको आप स्वीकार करके पाकिस्तान और चीन की नैरेटिव में फंसने का हमने जानबूझ के काम किया। उसके बाद ताबड़तोड़ मिलिट्री के अधिकारियों के स्टेटमेंट आने लगे। हालांकि मिलिट्री के लोग की बहुत रेस्पेक्ट है, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित होते हैं। खाली मैं यहां थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी बता रहा हूं। दोषी नहीं है ये लोग, लेकिन थोड़ा कोऑर्डिनेशन की सरकार के साथ कमी है कि जब आप ये नैरेटिव गढ़ते हैं युद्ध में तो साम दाम दंड भेद का उपयोग किया जाता है, तो कम से कम मीडिया में कैसे अपने को प्रस्तुत करना है इसके पीछे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। हालांकि हमने प्रधानमंत्री जी की कई सारी मीटिंग की वीडियो देखी थी, उसमें वो एक साइड बैठे हुए हैं, मिलिट्री के लोग उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उच्चाधिकारी, लेकिन क्या उनको बताया गया था कि मीडिया में मिलिट्री की बातों को कैसे ब्रीफ करना है? तो ये मुझे लग रहा है कि यहां कमी थी, और पूरा जो डिस्कोर्स था वो रफेल के ऊपर निर्भर हो गया। बताइए, युद्ध में हार जीत महत्वपूर्ण होती है, बैकफुट फ्रंट फुट होता है कि विमान का गिरना होता है। और चीन और पाकिस्तान है, क्योंकि चीन को तो जो वेस्ट की डिफेंस मार्केट है उसको हथियाना था, तो उसने अपने खराब माल को भी अच्छा करके विश्व में एक वर्चस्व दिखा दिया। और यही वजह है कि जब उन्होंने जापान के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की जो वर्षगांठ मनाई, तो उसमें अपनी डिफेंस ताकत को दिखाया। हालांकि उनके 100% जो हथियार हैं टेस्टेड नहीं है, इसका क्या भरोसा कि वो कितना चलेंगे। उनकी मिलिट्री भी टेस्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद से कोई बड़ा युद्ध ही नहीं लड़ा है। उससे अधिक तो पाकिस्तान वाले टेस्टेड हैं कि वो हर बार उलझते रहते हैं। तो अगर रियल ग्राउंड में लड़े तो देखिए, वो मशीन जैसी उनकी जो फ्लैग मार्च लग रही थी या सब एक बराबर दिख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे ये एआई जनरेटेड है क्या। तो एक्चुअल बैटल फील्ड में तो हमने उनको दिखा दिया था कई मामलों में। तो जब एक्चुअल बैटलफील्ड में लड़ेंगे तो कितना कारगर होगा वो एक अलग मैटर होगा। तो पाकिस्तान
उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी और पाकिस्तान के माध्यम से उन्होंने इस युद्ध में कुछ हथियार टेस्ट कर लिए जिसकी सफलता अभी भी संदेह में है। लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिका के F-16, F-35, F-22 या रूस के जो सुखोई विमान है, मिग विमान है, या खास करके जो वेस्ट का रफेल है, ये फ्रांस का, इससे बढ़िया हमारे विमान है, देखिए कितने तेज भाग रहे हैं। तो इस नैरेटिव में कहीं ना कहीं हमने फंसने की कोशिश की। हमारे कोई पायलट शहीद नहीं हुए, पाकिस्तान में तो पायलट भी शहीद हुए, लेकिन हमने उस नैरेटिव को, जो सोशल मीडिया वॉर चल रही थी, जो जिस तरीके से वो पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने को, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। और आज तक देखिए, अभी क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें वो 6-0 करके दिखा रहा है। एक ऐसा देश जो युद्ध में हर बार हारा है और वो अपने को दिखा रहे हैं कि हम जीत गए। तो कहीं ना कहीं हम इस नैरेटिव में फंसते दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो सऊदी पाकिस्तान की डील हुई है, इसमें अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका सऊदी का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $300 बिलियन की रक्षा डील, लगभग $500 बिलियन के ऊपर की रक्षा डील करके आता है। $300 बिलियन की कतर से डील करके आता है अमेरिका। अभी अभी विजिट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच में कतर और सऊदी अरब को गारंटी दी थी, और इसी बीच में 9 सितंबर को इजराइल ने मिसाइल फेंक दिए हमास के लीडर्स पे। कतर सोच रहा था कि हम समझौता कराएंगे और एक मीडिएटर के रोल में रहेंगे इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन अब कतर के ऊपर ही फेंक दिया मिसाइल उसने, जबकि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में। तो कतर एक ऐसी गल्फ कंट्री है जो कि विकसित हो रही थी, लेकिन वो युद्धों में उलझ गई, और चाह के भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इजराइल से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि पूरी यहूदी लॉबी के कंट्रोल में है अमेरिका का राजनीतिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया 9 तारीख को, तो सऊदी अरब की तो सांस फूल गई। इसके पहले उसने ईरान के ऊपर भी हमला किया, हालांकि ईरान ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। और ये बात तो हमने ही माननी होगी कि इतना 90 साल का व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की ईट सीट बजा दी, बैकफुट पे डाल दिया, इजराइल के आगे भी हार नहीं मान रहे थे। तो लीडरशिप तो होती है। अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि ये पाकिस्तान को जानबूझ के वो फ्रंट पे भेज रहा है। लगातार उसने 35 बार कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच डील उसने कराई। फिर उसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को महत्वपूर्ण पदों पे बैठा दिया, तालिबान एक्शन कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, काउंटर टेररिज्म में प्रेसिडेंट बना दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ उसने ये कहा कि हम कई तरीके की डील कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी डील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पेट्रोलियम की डील कर रहे हैं, भारत आगे चल के पेट्रोल खरीदेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाकिस्तान से। ये जानबूझ के चढ़ाने वाली कोशिश थी। और असीम मुनीर को भी बुलाया गया। तो खुद अमेरिका के अंदर में इस बात की आलोचना हुई कि भारत के साथ जो आपने क्वाड बनाया था उसका क्या है, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ मिलकर, यूएसए और इंडिया, चीन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि चीन तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, सीधे तुम्हारे लिए थ्रेट देगा, हमने इतनी मुश्किल से संबंध बनाए थे, तुमने बिगाड़ दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार, इसके बावजूद कि हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप जैसे ऑर्गेनाइज हुए थे प्रोग्राम, और दोनों लोग एक दूसरे को दोस्त कह रहे थे, मोदी जी और ट्रंप। सेकेंड टर्म में ट्रंप कुछ ज्यादा एग्रेसिव है। फर्स्ट टर्म में खुद ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमने बिलियंस डॉलर खर्च किए हैं और ये देश एक आतंकवादी देश है। दूसरे में कैसे बदल गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील में आने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन ट्रेड डील का क्या बताएं। $47 बिलियन अगर देखें तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में है, और यही डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चिंता की बात हो गई है। कुछ ईगो की भी बात होगी। अब $212 बिलियन में $47 बिलियन हम ट्रेड सरप्लस में हैं। तो कह रहे हैं लोग कि जब दूसरे टर्म में चुनाव लड़ रहा था डोनाल्ड ट्रंप, तो मोदी जी गए अमेरिका, तो मिले नहीं, या कुछ ईगो की बात हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसकी भूमिका को नकार दिया गया, उसके नोबेल पीस प्राइज के डिमांड को भी भारत ने एक्नॉलेज नहीं किया, नहीं उसको थैंक यू बोला। पाकिस्तान तो उसी दिन से थैंक यू बोल रहा है, जैसे कोई छोटा देश बच जाए बड़े देश के हमले से। कुछ इसी तरीके की हालत थी। खुद असीम मुनीर ने यह दावा करते हैं पाकिस्तानी कि हम पूरी इस्लामिक दुनिया के लीडर हैं और हमको बना दिया जाए। और ये खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप को, इसके बावजूद कि ईरान पे हमला कर रहा है, फिलिस्तीन के गजा में इजराइल का प्रहार हो रहा है, और उसके बावजूद ये नोबेल पीस प्राइज की वकालत करके चले आए। तो इनकी अपनी मजबूरी है, फकीर देश है। तो लोगों ने कहा कि ये जो सऊदी अरब की डील है पाकिस्तान के साथ, जिसमें कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की गई है कि अगर न्यूक्लियर युद्ध होगा तो पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर सुरक्षा देगा। दुनिया में 57 मुल्क हैं और इस्लामिक, और 200 करोड़ के आसपास की आबादी है, सब मिला के 57 देशों की। और इजराइल की लगभग 98 लाख के आसपास की आबादी है, और इजराइल के आतंक से 57 देश डरे रहते हैं। हालांकि इस्लामिक मुल्क भी आपस में काफी उलझे हुए हैं शिया सुन्नी में। दुनिया में सुन्नी देशों की अधिक आबादी सक्रिय है,
बहुमत में है, 85-90% तो सुन्नी है और केवल 10-15% ही शिया देश है। तो आपस में ही उलझ रहे हैं, उनके अपने अपने आतंकवादी संगठन है। आईएस एक सुन्नी संगठन है, पाकिस्तान एक सुन्नी देश है, सऊदी अरब एक सुन्नी देश है, इनका अपना एक पैक्ट चल रहा है, गठजोड़ चल रहा है। उधर ईरान, इराक, सीरिया, ये सब क्या है, एक शिया देश हैं और इनका एक अलग ग्रुपिंग चल रहा है। वो आपस में लड़ तो रहे हैं, लेकिन इजराइल के लिए सब बराबर है, चाहे आईएस हो चाहे हिजबुल्ला हो। अब हिजबुल्ला, लेबनान में इसका जन्म हो रहा है और हिजबुल्ला को कंट्रोल करता है ईरान लेबनान से, और वो एक शिया आतंकवादी संगठन है। और आईएस एक सुन्नी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। और इजराइल के लिए दोनों समान भाव से दुश्मन है। इजराइल के लिए खाली इतना ही कह दीजिए कि हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, उसके लिए हो गया दुश्मन। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप की खुली छूट है इजराइल को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उसने पाकिस्तान को भी खुली छूट दे रखी है कि चाहे भारत को जितना ह्यूमिलिएट करो। लेकिन अब एक सवाल यह है कि क्या जो सऊदी अरब की डील हुई है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। सऊदी अरब के साथ यूएसए का जो ट्रेड है, यूएसए और अरब का जो ट्रेड है, ये लगभग $40 बिलियन के आसपास है, थोड़ा कम ही है, $40 बिलियन के आसपास है। और इसमें भी देखा जाए तो इससे अधिक तो भारत का ट्रेड है सऊदी अरब के साथ, अगर आप देखेंगे तो। और बल्कि सऊदी अरब को ज्यादा फायदा है इस भारत के ट्रेड में, क्योंकि लगभग $42 बिलियन, $30 बिलियन का तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के साथ तो उनके ट्रेड रिलेशंस बहुत बढ़िया है सऊदी अरब के साथ, और इसीलिए हमने 2014 के बाद काफी ध्यान भी दिया है अरब देशों के ऊपर। तो हमारे अपने संबंध हैं। तो यूएस इस बात को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप डील करो, ये गलत लगता है। उसका रीजन मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि क्या सऊदी अरब यूएस के संबंध बेहतर है क्या। देखिए, सऊदी अरब में 2005 में एक सत्ता परिवर्तन होती है जिसमें कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज बन जाते हैं राजा। अब देखिए, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके की परिवार के नाम पे देश का नाम पड़ गया है। आपने देखा होगा कि जैसे आप किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, अब ये 2005 से 2015 तक रहे, इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके भाई बनते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज। अब सबके आगे एक तरीके से वो अल सऊद लग रहा है, ये सऊदी फैमिली के हैं, तो इसी के नाम पे देश का नाम रख दिया गया है। इनकी भी अगर जब ये बनते हैं तो इनकी उम्र ज्यादा है, सलमान बिन अब्दुल अजीज की उम्र ज्यादा है। इसके लिए 2017 के आसपास में मोहम्मद बिन सलमान इस देश में उभर के आता है, जो क्राउन प्रिंस है। माने पिताजी जीवित हैं तब भी एक तरीके से पूरे देश पे कब्जा ही मान लीजिए, क्राउन प्रिंस मान लीजिए, पहले से निर्धारित था कि यही बनेगा। और यह कहा गया कि जो सऊदी प्रिंस है ये सऊदी अरब में एक दूसरा विजन लेके चल रहा है कि 2030 तक हमें खाली ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं बनना है, हमें एक तरीके से अन्य मामलों में भी आगे बढ़ना है। यही वजह है कि आईपीएल भी कंडक्ट हो रहा था, वहां पे मीटिंग जो हुई थी जेद्दा में हुई थी, आईपीएल की जो बिडिंग हुई थी, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। धीरे धीरे वो अपने ट्रेड को अलग अलग डायमेंशन में ले जा रहे हैं, उसको औद्योगिक रूप से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि तेल तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान आता है तो वहां विरोध के स्वर भी आ जाते हैं। अब वहां का एक प्रसिद्ध पत्रकार था, उसका नाम है जमाल खशोगी, और वो जमाल खशोगी वॉशिंगटन पोस्ट का कॉलमनिस्ट है, बहुत बड़ा पत्रकार है। और उसको जैसे 2018 में 15 लोग एक मिशन लेके जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे, और वो टर्की के इस्तांबुल में जाके और एम्बेसी के अंदर में सऊदी अरब के उसको मार देते हैं, उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके गायब कर देते हैं। आज तक उसकी लाश नहीं मिली, और इस बात को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। सीआईए ने 2018 में ही जांच की, और इसके बाद से जब सीआईए ने जांच की तो रिपोर्ट अब क्योंकि सीधे सीधे मोहम्मद बिन सलमान है और मोहम्मद बिन सलमान के साथ बहुत तरीके के फायदे हैं यूएस के, हथियार भी बेचना है, सिक्योरिटी भी देना है, क्षेत्रीय सुरक्षा को भी देखना है, मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज को भी कंट्रोल करना है। तो यहां पे अमेरिका में सीआईए हो या जो भी हो, उसने जांच किया और सीधे सीधे कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान के बिना वहां की कोई एजेंसी कोई काम नहीं कर सकती। बाद में सऊदी अरेबिया के ऊपर जॉय बाइडेन ने 2021 में कहा कि मैं इसको वैसे ही अलग थलग कर दूंगा जैसे कि नॉर्थ कोरिया को किया है हमने, सैंक्शंस लगाएंगे, इनको अलग थलग कर देंगे। तो एक तनाव के संबंध रहे हैं अमेरिका और
सऊदी अरब में जब से मोहम्मद बिन सलमान वहां का क्राउन प्रिंस बना है। हालांकि 2022 में जब जॉय बाइडेन वहां जाता है तो एक तरीके से दोनों लोग अपनी मुट्ठियों को बांध के टकराते हैं, जॉय बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान। तो इसकी आलोचना भी हो गई कि कभी अमेरिका कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, जैसा भारत के साथ हो रहा है। जॉय बाइडेन भी ऐसा ही कर रहा था। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही स्थिति थी, लेकिन जब दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आया तो इसने कहा कि भाई ये सब मामले को हटाते हैं। और पर्सनली 2022 के आते आते मोहम्मद बिन सलमान को तो हर तरीके के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। 2-4 अधिकारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और अपने फायदे के लिए उसकी भूमिका को पूरा बाहर कर दिया गया। शुरू में सऊदी अरेबिया की सरकार कह रही थी कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। बाद में उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अभियान था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमारा उद्देश्य मारना नहीं था, पकड़ना था। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात जॉय बाइडेन करते थे, ये भी नहीं हुआ। तो हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि सऊदी अरेबिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात अमेरिका कर रहा था। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन के बावजूद अगर इजराइल हमला करता है कतर पे, तो 9 तारीख को हमला होता है और 17 तारीख को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डील होती है। तो इसमें ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया में डर का माहौल है, क्योंकि अमेरिका की गारंटी अब उतनी प्रभावी नहीं रह गई है। अब सवाल यह है कि इसमें भारत कहां से आ गया। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और कहा कि अब जो है खून पानी एक साथ नहीं चलेगा। लेकिन हम चाहे जो भी वजह हो, डिप्लोमेटिक रीजन हो या चाहे जो भी वजह हो, हम इस मामले को थोड़ा हटाना चाहते हो। हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं और युद्ध की भी बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसे ही अमेरिका और सऊदी के बीच तनाव है, लेकिन दोनों में बातचीत भी चल रही है, अच्छा चल रहा है। क्रिकेट मैच हुआ तो क्या फायदा हुआ। अब इस आप साहिबजादा फरहान को देखिए, वो गन शॉट दिखा रहा था। इस हारिस राउफ को देखिए, ये दिखा रहा था कि राफेल गिर गया। तो हमने मैच खेला, हारने के बावजूद भी पाकिस्तान की यही आदत है कि वो अपने को जीता हुआ दिखाता है। और यहां भी वही हाल है, नैरेटिव गेम है, हारने के बावजूद भी। अब देखिए, ये पहलगाम का हमला हुआ, क्या हमें क्रिकेट खेलना इतना जरूरी था। तो हमारी भी फॉरेन पॉलिसी खाली स्टडी करती रहती है और ये सोचिए कि ये गन शॉट दिखा रहा है। तो ये इनका मूल खेल यही है। अभी मीम शेयर हो रहे थे ना कि इनका मूल खेल तो यही है, आतंकवाद। क्रिकेट तो ये या कोई भी खेल जलील होने के लिए खेलते हैं, यहां भी वही स्थिति। खैर, अब जब पहलगाम का हमला हो गया तो हमें, अब देखिए, एक बात तो है कि हमें ये क्रिकेट हो या कोई भी प्ले हो, अगर नॉर्मल परिस्थिति है तब तो ठीक है। हम क्रिकेट में जीत हासिल करके इसका बदला थोड़ा ना ले सकते हैं। इसका बदला तो तभी होगा जब पाकिस्तान को अलग थलग कर देते। पाकिस्तान को चलिए हमने मिलिट्री बैकफुट पे डाल दिया, लेकिन उनको डिप्लोमेटिकली अलग थलग कर पाते, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उनकी लोन सैंक्शंस रुकवा पाते उनको। अगर अब जैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है वही जांच करती है कि भाई आतंकी कार्रवाई में तो देश नहीं लगे हैं, उसमें से भी पाकिस्तान बाहर निकल आया 2022 में। अब यूएन में आतंकवाद निरोधक समितियों का अध्यक्ष है। सुनने में आ रहा है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी आतंकवाद समूह का अध्यक्ष बन गया है, जबकि वहां प्रधानमंत्री गए थे। चीन की भी हालत वही है कि एक कदम भारत के साथ दोस्ती का रखेगा और 10 कदम पीछे हट के पीछे षड्यंत्र करेगा। जैसे अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो चीन के ऊपर तो दुगुना ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे और अब चीन के भरोसे सोच रहे हैं कि भारत विश्वगुरु बन जाएगा, जो बेमतलब की बात है। इतिहास को देखते हुए हमें इससे सबक लेना चाहिए। तो हम खेलों में जीत के क्या हम इस जघन्य हत्याकांड या जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आत्मा पे हमला हुआ है भारत की, क्या हम इसका बदला ले सकते हैं। तो पाकिस्तान को अलग थलग करने में तो हम भयंकर तरीके से नाकाम हुए हैं। और ये बात चाहे कोई कितना भी कहे कि नहीं नहीं हमने उनको एकदम अलग थलग कर दिया है और अब की हम मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब जब सऊदी अरब के साथ उसने समझौता कर लिया है तो देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो तो कम है, $10 बिलियन का है रक्षा बजट, $10 बिलियन का है। और सऊदी अरब जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है, पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन सऊदी लोगों के पास तो पैसा बहुत है। इनका रक्षा बजट भारत के बराबर है लगभग। हमारा मान लीजिए $85 बिलियन, तो इनका $78 बिलियन। इससे अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। हम 146 करोड़ लोग हैं और लगातार घिरे हुए हैं, और इसका तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं है ईरान को छोड़ के, और ईरान बैक्ड आतंकवादी समूह को छोड़ के। तो ये पूरा पैसा कहां पे डाइवर्ट होगा? पाकिस्तान की ओर। इनका कोई ट्रेड तो है नहीं, $5 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से खाली 700 मिलियन के आसपास पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, बाकी सब तो इंपोर्ट करता है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा फंडिंग है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम
जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम दोनों देशों के ऊपर हमला होगा तो एक दूसरे के ऊपर समझेंगे, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी देंगे, न्यूक्लियर डिटरेंस देंगे, जो एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, ड्रिल होगी, जो रक्षा हथियारों के विकास की योजना होगी, ज्वाइंट रूप से करेंगे। तो अब तो फायदा हो गया पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के पैसे से, क्योंकि ये डील यही नहीं रुकेगी, ये हो सकता है यूएई तक जाए, कतर तक जाए। और ख्वाजा आसिफ ने कहा भी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, कि ये डील सबके लिए खुली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है कि खाने के लाले पड़े हैं लेकिन इसकी डिफेंस मजबूत है अन्य 56 देशों से जो मुस्लिम राष्ट्र हैं। तो भले ही ये इजराइल, इनको पता है कि क्या ये इजराइल के ऊपर मिसाइल फेंकने की स्थिति है इनकी, अमेरिका कभी भी इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा, तो एकदम 100% इसमें पाकिस्तान का फायदा हो गया। और ये डील को वो भारत के विरोध में करके दिखा रहा है। पूरी संभावना है कि भारत के विरोध में सऊदी अरब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके भी अपने आर्थिक एक लक्ष्य है। 2030 तक मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमको एक नई इकोनॉमी बनानी है जो तेल आधारित न हो सऊदी अरेबिया को, तो उसमें भारत का रोल बहुत बड़ा है। इसीलिए दोनों देशों की करीबी बढ़ी है, यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, यहां तक कि इराक के साथ भी हमारे संबंध बढ़े हैं। इराक के साथ हम दूसरे स्तर पे हैं इंपोर्ट करने में तेल, रूस के बाद अगर देखें तो हम इराक से सबसे अधिक तेल ले रहे हैं, लगभग 28 बिलियन डॉलर का। तीसरे नंबर पे सऊदी अरब आ गया है जो पहले नंबर पे था। पहले नंबर पे रूस से 2022 से पहले रूस का कोई स्थान ही नहीं था, 1% से भी कम तेल हम मंगाते थे। लेकिन रूस के ऊपर जब से सैंक्शंस लगे हैं और हमें 15-16% सस्ता तेल मिल रहा है, हमें लगभग 15-20 बिलियन डॉलर का फायदा भी हुआ है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। तो यहां पे स्थिति यह है कि सऊदी अरेबिया का सारा पैसा पाकिस्तान के पास जाने की संभावना है और ये डील आगे तक फैलेगा तो पाकिस्तान की तो सर, हाथ, पैर, पूरा शरीर घी की कढ़ाई में हो गया, क्योंकि उन्होंने 2024 में इनसे $3 बिलियन लोन लिया था, अभी फिर $3 बिलियन लोन लेंगे और अब तो पैसा देने की जिम्मेदारी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जो है वही रक्षा सिक्योरिटी के नाम पे लेगी, भले कर पाए चाहे ना कर पाए, और फिर वो भारत को धौंस दिखाने में यूज करेंगे। और भारत के लिए मुश्किल ये है कि अब वो कैसे इस मामलों को डील करेगा। इसलिए बार बार भारत का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम मामलों को समझ रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। तो यहां पे ये बहुत जो है मामला पेचीदा हो रखा है। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सतर्कता की कमी की वजह से नैरेटिव पाकिस्तान के पक्ष में झुका हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये गल्फ कंट्रीज अगर अपना पूरा पैसा, ये सब तेल वाले देश हैं, और अगर ये गल्फ वाला पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो जाए पाकिस्तान और पूरा पैसा अगर पाकिस्तान के पास पहुंचने लगे तो इसकी डूबती इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी और इनकी मिलिट्री का और दिमाग खराब हो जाएगा। पाकिस्तान तो हर तरीके से फायदा लेगा। सऊदी अरब को कौन कंपेल्ड कर रहा है? अमेरिका के साथ तो उसके संबंध इतने बेहतर नहीं है, तो ये चीन है जो सऊदी अरब को पुश कर रहा है। चीन के साथ इसका $113 बिलियन का व्यापार है, सऊदी अरब ट्रेड सरप्लस में है $2-3 बिलियन। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सऊदी अरब को कौन पुश कर रहा है भारत को थोड़ी और बैकफुट पे ले जाने के लिए, तो वो चीन कर रहा है। अब चीन के हथियार या अमेरिका के भी हथियार, इसलिए अमेरिका भी शांत है। इस डील के एक दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं, तो उनको ये डील की जानकारी है। और यहां पे सऊदी अरेबिया के पैसे से पाकिस्तान तक पहुंचेगा अमेरिका का हथियार, पहुंचेगा चीन का हथियार, और भारत कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएगा, नाम आएगा सऊदी अरब का। तो अब सवाल ये है कि क्या अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करता है हमारे ऊपर पहलगाम हमले जैसा, तो क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई दूसरा अगर रिवेंज लेने का काम करता है तो क्या सऊदी अरब खड़ा होगा? क्या अन्य गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे जो संबंध अच्छे हैं वो खराब होंगे? ये एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस दौर में ये देखिए, इंटरनेशनल राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एकदम 100% इंडिया बैकफुट पे है। अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान चाहे जिस भी वजह से, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ईगो हो, प्रधानमंत्री जी के साथ उसकी थोड़ी वार्ता में कमी हो गई हो, अमेरिका का डोमिनेंस कहीं ना कहीं ट्रेड डील को लेके हर जगह वो टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, भारत के ऊपर भी उसने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एज मिल गया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अपनी चाहत, दूसरा चीन की ग्लोबल पावर, डिफेंस से लेके पॉलिटिक्स से लेके साइंस पावर तक बनने के पीछे एक वो भी एक रीजन है कि भारत बैकफुट पे आ गया। और एक भारत में जो पॉलिटिकल एक जो तैयारी थी ना, वो अंदरूनी राजनीति की ज्यादा हो रही है। देखिए,
फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो अंदरूनी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए कि इसके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वोट मांगे। फॉरेन पॉलिसी अंदर अंदर चलने वाली डिप्लोमेसी होती है और इसको हमने अंदरूनी राजनीति का हिस्सा बना दिया है, इसलिए ये पॉलिटिकल एक फॉल आउट इसको कहना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके विदेश नीति को ये ना समझे कि प्रधानमंत्री जी को अधिक अवार्ड मिल गया या अधिक विदेश दौरे कर लिए या उन्होंने किसी से गले मिल गए वो या बड़ा हंस खुल के बात कर लिया तो भारत विश्वगुरु बन गया। ऐसे नहीं होता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति। तो इसको हमें कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली फॉल आउट है भारत की, इसको समझना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, नीतियों को ठीक करना पड़ेगा। इसमें पर्सनल संबंधों का कोई मोल महत्व नहीं होता है, जैसा कि भारत के मीडिया समूहों में दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिल गया, बड़ा सम्मान मिल गया, एयरक्राफ्ट आ गए, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए क्योंकि विश्व राजनीति में अंदर के खाने में क्या चल रहा है, अंदर खाने में, वो महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे हैं, पाकिस्तान एज में है अगर इन सभी क्षेत्रों में। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देगा या सऊदी अरब हमले की स्थिति में जो है भारत के विपक्ष में आ जाएगा, या सऊदी अरब ने कहा हो कि हम भारत के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। ये तो पाकिस्तान अपनी नैरेटिव गढ़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अपने लोग हैं और अपनी मिलिट्री है जो लगातार सऊदी अरब के लोगों को ट्रेनिंग देती रहती है, और ग्लोबल रैंकिंग में 24वें नंबर की मिलिट्री सऊदी अरब की है, 12वें नंबर की मिलिट्री ग्लोबल फायर इंडेक्स एक आती है मिलिट्री इंडेक्स, जिसमें कि भारत 4थे नंबर की देश है मिलिट्री पावर में, पाकिस्तान 12वें नंबर की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस डील को, जो कि इजराइल के चक्कर में हुआ है, ईरान के चक्कर में हुआ है, क्योंकि ईरान शिया डोमिनेटेड स्टेट है, अमेरिका के लिए भी खतरा है, सऊदी के लिए भी खतरा है। यमन में ईरान समर्थित हाउती जो समूह है, शिया समूह, वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में, देखिए आप कि कैसे क्या स्थिति बनी है। अब यहां पे यमन में, जो उत्तरी यमन है, यहां पे अगर मैं थोड़ा सा और इसको क्लोज करके दिखाऊं तो जो उत्तरी यमन का इलाका दिख रहा है, यहां पे शिया डोमिनेटेड हाउतीज काम कर रहे हैं, जो सऊदी अरब के लिए सीधे सीधे खतरा है। और ईरान की स्थिति यह है कि ये इस क्षेत्र में एक डोमिनेंट शिया पावर है जो इराक के साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इन देशों को खतरा तो है, और इस पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिति देखें तो इधर इजराइल बैठा है, ये सबके ऊपर चार्ज कर रहा है। अब जब ये कतर के ऊपर हमला कर सकता है तो ये सऊदी अरेबिया के ऊपर भी कर सकता है, कुवैत के ऊपर भी कर सकता है, ईरान के ऊपर कर ही दिया, इसको कोई रोकने वाला भी नहीं है, ये कहीं भी हमला कर सकता है। तो सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या पाकिस्तान अपने लोगों को यहां मरने के लिए भेजेगा? कह रहे हैं कि यमन के अंदर में पाकिस्तान के लोग नियुक्त होंगे मिलिट्री के 20,000 के ऊपर। हालांकि इस क्षेत्र में अमेरिका, इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में 50,000 यूएसए के सैनिक हैं और इनकी मिलिट्री बेसेस है, लेकिन यहां पे मरने के लिए पाकिस्तानियों को भेजा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब अपनी तो सेना भेजेगा नहीं, इनकी वो उतने ट्रेंड है नहीं, लड़ने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, और पाकिस्तान को पैसा मिलता रहे तो वो तो 1960 से ही सऊदी अरब को अपनी सैनिकों को भेजते रहे हैं, ट्रेनिंग देते रहे हैं। यहां तक कि 1979 में सऊदी अरब के मक्का पे वहाबी आंदोलन के लोगों ने कब्जा कर लिया था, उस समय भी पाकिस्तान की सेना गई थी वहां पे, अभियान चलाए थे। तो ये तो पाकिस्तानियों को तो चाहिए कि उनकी मिलिट्री के लोग, भले ही देश बर्बाद हो जाए, लेकिन उनकी मिलिट्री तो पता ही है वो बिजनेस भी करती है, वो पान की दुकान से लेके और फैक्ट्री सब चलाते हैं वहां के मिलिट्री अधिकारी, क्योंकि पूरा कंट्रोल यही है, महा करप्ट है। तो लोगों को यहां भेज देंगे, जगह जगह तैनात कर देंगे, पैसा आता रहेगा और उनकी अयाशी भरी जिंदगी चलती रहेगी, उनकी सरकारें जो पॉलिटिकल है पॉपेट जैसा चलती रहेंगी। तो भारत के लिए दिक्कत यह है कि ये क्षेत्र जो मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं सऊदी अरब के इस डील के बाद थोड़ा भारत के लिए मुश्किल हालात बढ़ गया, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान और करीब होता जा रहा है। अब अगर कहीं यूनाइटेड अरब अमीराट्स या ओमान या ये सब कुवैत, ये सब देश भी कहीं पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट ना कर लें तो पाकिस्तान की तो चांदी हो जाएगी और भारत में आतंकवाद विरोधी घटनाएं बढ़ने की संभावना है। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को अब एक टूल यूज करना चाहिए। टूल क्या यूज करना चाहिए? हालांकि देखा जाए तो दुनिया में यूएस का एक ये भी किस्सा है कि यूएसए सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, 20 मिलियन बैरल के आसपास हाईएस्ट प्रोडक्शन है पेट्रोलियम का, और ये चाहते हैं कि भारत हमसे केवल $5 बिलियन का ना खरीदे, हमसे और खरीदे, क्योंकि हम 51-52 बिलियन डॉलर का तो रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हम हाई लेवल पे क्या करें, रूस की बजाय अमेरिका से खरीदें, क्योंकि भारत क्या करता है, क्रूड ऑयल खरीद के, कच्चा तेल खरीद के और उसको विदेशों में भेज देता है। यहां तक कि नीदरलैंड में बड़ी सप्लाई है, सिंगापुर में है, यूरोप के देशों में, खुद यूक्रेन के अंदर भेजता है।
और फिर वो यूरोप में जाता है, तो उसको रिफाइंड कर देता है भारत उस क्रूड ऑयल को। तो तभी तो वो आज फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि चीन और भारत ने ही फाइनेंस किया है रशिया यूक्रेन के वॉर को। तो यहां कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति, तो भारत को अपने इस परचेस पावर को यूज करना होगा। अपने इस जो खरीदारी है, हर साल $150 बिलियन का भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदता है और इसको एक हथियार के रूप में यूज कर सकता है। और हम एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हमारी विदेश नीति शुरू से ऐसी रही है कि अगर हम एक देश के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोशिश करेंगे तो नुकसान ज्यादा होगा। जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें रूस के करीब आ जाना चाहिए। रूस अब एक सेकंड लेवल की पावर हो गया है, बहुत दिनों से युद्धों में उलझा है, उसके पास खुद के लोग नहीं है लड़ने के लिए, तो दूसरे का क्या सहायता करेगा। यूक्रेन उसके घर के अंदर घुस के उसके मिलिट्री बेसिस को तबाह कर देता है, हालांकि यूरोप का साथ था उसमें। रशिया आजकल चीन का पार्टनर हो गया और जूनियर पार्टनर हो गया है। उत्तर कोरिया से 20,000 सैनिक गए थे लड़ने के लिए, जगह जगह से वो उधार में सैनिक लेके लड़ रहा है, तो भारत की क्या सुरक्षा करेगा। तो हमें इस खरीदारी की पावर को क्या करना होगा, बदलना होगा। हमें डिफेंस जो डील्स करते हैं उसको बदलना होगा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाना होगा, डिप्लोमेसी को थोड़ा ठीक करना होगा। ये जो विदेश नीति है इसको प्रचार तंत्र की बजाय एक्चुअल में काम करना होगा। और पाकिस्तान, अब जैसे देखिए क्या दिक्कत हो रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की ईगो आ रही है डील में, तो अगर हमने इसको मीडिया में प्रचारित नहीं किया होता एक तरीके से, तो अंदर अंदर अगर डील करना आसान होता। अब ये पब्लिक लेयर में है, पब्लिक उसको देख रही है भारत की, तो अंदरूनी राजनीति प्रभावित हो रही है। तो विदेश नीति अगर अंदरूनी राजनीति से जुड़ जाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। लेकिन इस दौर में ये तो तय है कि भारत कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। सऊदी अरेबिया देखा जाए तो दूसरे नंबर का रिजर्व भी रखता है दुनिया में, लगभग 270 बिलियन बैरल इसके पास रिजर्व है। और खरीदारी हम सऊदी अरब के साथ थोड़ी कम ही कर चुके हैं। पहले 17-18% का हिस्सा था, वो घट के 16% आ गया है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हमने खरीदारी घटाई है इसकी भी नाराजगी हो सकती है। लेकिन सऊदी अरब का टारगेट भारत नहीं है, वो तो पाकिस्तान प्रचारित कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और गल्फ के भारत के साथ अपने रिलेशनशिप है। ये वो एक तरीके से खाली धौंस देके और पैसा कमाने की उसकी रणनीति है, क्योंकि उधार पे चलने वाला देश है। तो हमें अमेरिका को साजना पड़ेगा, हमें गल्फ को वापस इन मामलों को समझना पड़ेगा, अंदर से जो हमारे क्लोज संबंध हैं उसको जाके बातचीत करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है इसको कम करना पड़ेगा। नहीं तो चीन के कंधे पे सवार होकर पाकिस्तान सबसे बड़ी मुश्किल भारत के लिए खड़ी करेगा। और भारत के लिए एक मुश्किल ये भी है कि हमने पहले से कमिटमेंट कर दिया है कि अगर पहलगाम जैसी घटना होती है तो हम दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट कर देंगे। तो अब इस युद्ध की स्थिति में पहले ही चीन, अजरबैजान और टर्की खुल के सामने थे, अब सऊदी अरेबिया का नया चैलेंज आ गया है। तो इससे हम कैसे निपटेंगे, इसकी तैयारी हमें बहुत तेज करनी होगी। भारत में नेताओं की प्रॉब्लम यह है कि वो 5 साल खाली चुनाव लड़ते हैं और इसी को काम कहते हैं कि हम 24 घंटे 365 दिन काम करते रहते हैं और छुट्टी नहीं लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चुनाव ही लड़ते हैं 5 साल, तो अन्य चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो हमें इसको थोड़ा ठीक करना होगा। ये जो डील हुई है ये वास्तव में चिंता में डालने वाली है, क्योंकि इजराइल का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सऊदी अरब। आज तक कुछ हुआ है इजराइल का? कितने युद्धों में उसने लेबनान के ऊपर हमला किया, उसने इजिप्ट के ऊपर हमला किया, कोई देश बचा है क्या? तो 1 करोड़ से कम आबादी का देश धड़ाधड़ हमले करता है इन मुस्लिम राष्ट्रों के पास। और ये मुस्लिम राष्ट्र भी बहुत बेशरम है, मुस्लिम होने के नाम पे एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन इनका शिया सुन्नी का विवाद ही नहीं सुलझ रहा है। सऊदी अरेबिया खुद ईरान को अलग थलग कर देना चाहता है, और ईरान भी एक एटमी ताकत ही मानी है, उसके पास भी वही सब सारी चीजें हैं। तो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ईरान के विरोध में हमारी सहायता कर देगा। और ईरान खुद 2024 के जनवरी में ही पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान में मिसाइल फेंक दिया और पाकिस्तान लगा बिलबिलाने रोने। पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान की हालत यह है कि वो ईरान से लड़ने लायक नहीं है, तो इजराइल से क्या लड़ेगा? और अगर अन्य देश समर्थन ना करे तो भारत ऐसे ही डोमिनेंट हो जाए। तो ये सऊदी अरेबिया के लिए तो ये लॉस का समझौता है और ये एक घाटे का समझौता है। अमेरिका को कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसकी चांदी हो गई है। ये लोग एकदम मलाई में बैठ गए। अब इनका भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। शरीफ परिवार तो बिल्कुल शरीफ नहीं है। ये सऊदी अरेबिया के अच्छे संबंध रहे, यहां तक कि 1998 का जो परमाणु परीक्षण हुआ था तो फ्री में 50,000 बैरल पाकिस्तान को ये तेल दे रहा था कि तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं इससे तुम उबर जाओ। तो सऊदी अरब तो शुरू से ही इनके साथ रहा है, मिलिट्री डील रही है, इनके साथ क्लोज टाइज रही है, और ये भी सुन्नी है और सऊदी अरेबिया वाले भी सुन्नी है। दुनिया की अधिसंख्यक आबादी
सुन्नी मुसलमानों की। हालांकि भारत भी तीसरे स्थान पे आता है दुनिया में मुस्लिम देशों की रैंकिंग में, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और उसके बाद भारत। 20 करोड़ के आसपास मुसलमान रहते हैं, तो वो भी सुन्नी बहुल ही है। दुनिया में 85% लोग सुन्नी है। तो यहां पे ये हमें समझना पड़ेगा कि ये डील के मायने मतलब क्या है, हमारी सिक्योरिटी को कैसे ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर तो अच्छा कंडक्ट किया और हमने बहुत पराक्रम दिखाया और हमारी सेनाओं ने दिखाया, सरकार ने भी लमसम ठीक ही काम किया, क्योंकि हमने तुरंत एक्टिवेट किया, बातचीत में समय जाया नहीं किया, थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लिया हमला करने में, जिससे कि पाकिस्तान को रीऑर्गेनाइज करने का टाइम मिल गया। 22 अप्रैल के बाद हमने उनको 7 मई को हमला किया, जिससे उनके पास वक्त ज्यादा हो गया। सडन अटैक में वो शायद डिफेंस ना कर पाते, सोचने समझने का उनको ज्यादा मौका मिल गया इस 14-15 दिन में। और तो हमें ये देखना होगा कि अब हमें क्या करना होगा कि इसको रीडिफाइन करना होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो थोड़ी कोऑर्डिनेशन की कमी की, जो नैरेटिव वॉर था उसमें पाकिस्तान जीत गया। और नैरेटिव मतलब क्या कि ये दिखाने में कि देखिए जी हम फ्रंट फुट पे आ गए, भारत ने सरेंडर कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। 4 दिन में भारत जैसा देश सरेंडर करेगा जो दुनिया में चौथी बड़ी मिलिट्री फोर्स है, ये बकवास बातें। 1-2 विमान गिरने से युद्धों में क्या फर्क पड़ता है। तो सभी युद्धों के बावजूद हमने नैरेटिव वॉर में थोड़ा पीछे हो गए, उसी का एडवांटेज विश्व राजनीति में पाकिस्तान उठा रहा है। तो हमें अपने खरीद की क्षमता के ऊपर बार्गेन करना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में या यूरोप के साथ संबंधों में, या डोनाल्ड ट्रंप को चाहे जैसे मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं और बढ़ेंगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी 3.5 साल रहेगा और ऐसे ही परेशान करता रहेगा, और चीन ऐसे ही ग्लोबल पावर बनता रहेगा और पाकिस्तान ऐसे उछलता रहेगा। तो अगर हमें इस क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति बनानी है तो हमें खुद को रीपोजिशन करना होगा। तो बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा, और ये जो इंफॉर्मेशन थी कैसी लगी, कि कहीं ना कहीं ये जो समझौता हुआ है ये बहुत कोई चिंता की बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए जरूर एक उछलने का मौका लग गया है, और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया या कोई भी देश भारत के मसले में नहीं आएगा। यहां तक कि चीन भी खुल के नहीं आता, वो हथियारों की टेस्टिंग करा रहा था, जिससे कि वेस्टर्न डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ अपनी इंडस्ट्री खड़ा कर पाए, चीप और ड्यूरेबल अपने हथियारों को दिखा पाए और अपने को एक महाशक्ति बना पाए। 2035 तक उन्होंने घोषित किया है, जैसे हमने 2047 तक, कि हमें 2035 तक सुपर पावर बन जाना है, विकसित देश बन जाना है, और वो तो अभी ही बन गए हैं। 2035 में वो अचीव ही कर लेंगे। तो यही सारी वजह हैं। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि भारत सरकार कहां चूक कर गई कि पाकिस्तान इस दौर में भले ही अस्थायी रहा हो, थोड़ा डोमिनेंट दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और लगातार जो है वो युद्ध के दौरान भी IMF से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन उठा गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक में तो जापान की वर्चस्व है, जापान खुद भारत में 10 सालों में $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा। जापान एक क्लोज एलाई है भारत का, लेकिन इसके बावजूद कैसे पाकिस्तान को पैसा मिल गया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो इसमें हमें अपनी डिप्लोमेसी को देखना पड़ेगा कि आखिर कहां हम चूक कर रहे हैं इसको। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है, भारत कहां चूक कर रहा है, क्यों पाकिस्तान इतना आगे निकल गया, क्या हमें इस हालात में मैच खेलना चाहिए या डिप्लोमेसी वाले मैच खेलने चाहिए, क्या क्रिकेट की जीत या हॉकी की जीत, क्या ये हमारा जो नुकसान हुआ है, पहलगाम का दुर्दांत आतंकी हमला हुआ, क्या ये पूरा कर लेगा, या ये खाली इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश है। तो बताइएगा जरूर। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने किसी अन्य सेशन में इसी तरीके की। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।